हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड 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 आफ्टरनून। क्या हालचाल है सब लोगों के? बढ़िया। अच्छा, तुम्हारी चालू हो गई बातें, गॉसिप। क्या बातें चल रही थी? मुझे भी बताओ, मुझे भी सुनना है। हाँ, पंचायत ही चल रही होगी कुछ ना कुछ। कुछ पंचायत, मेरे को बड़ा मजा आता है पंचायत करने में। तो अगर कुछ भी गॉसिप हो, किसी की कोई भी बातें हो, तो मेरे को जरूर पता चलनी चाहिए। तो कुछ पंचायत चल रही थी इंटरेस्टिंग। बता दो ना क्या चल रहा था, पता तो चले थोड़ा बहुत। किसी के बारे में बुराई। सवाल पूछा था, क्या सवाल था? अच्छा, सवाल क्लास में नहीं पूछा जा सकता, ऐसा सवाल है? कॉन्फिडेंशियल सवाल है, बहुत बढ़िया। चलिए, कोई बात नहीं। तो तुम ऐसे खुलेआम गॉसिप करो कॉन्फिडेंशियल सवालों की, इसलिए मेरे को लगा कोई खुलेआम गॉसिप चल रही होगी। कुछ पब्लिक। अच्छा, बाद वाली चलिए। ओके। सो पहले बताओ, कुछ ऐसे बच्चे जिनका आज फर्स्ट डे है, जिनका आज क्लास आए हैं। ऑनलाइन थे आप कि आज ही पहला दिन है? ऑनलाइन थे, पीछे आप भी ऑनलाइन थे। पहला दिन है, ऑनलाइन थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो पढ़ाया था कल, वो मैं एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आज के डिस्कशन को कंटिन्यू कर लेंगे। ऑनलाइन मुझे बताओ गाइस, आवाज़ आ रही है सब लोगों को प्रॉपर? जल्दी फटाफट बता दीजिए, क्या सब लोग मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे हैं? कैन यू ऑल हियर मी गाइस प्रॉपरली? सब लोगों को मेरी प्रॉपर आवाज़ आ रही है? प्लीज़ जल्दी बता दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग चालू करते हैं। और हम लोग ने कल कॉस्टिंग का बेसिक्स किया था, और कॉस्टिंग के बेसिक्स से हम लोगों ने कल चालू किया था। मैं आपको बताता हूँ कल मैंने कॉस्टिंग के अंदर आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था और क्या बेसिक्स पे डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। कॉस्टिंग के अंदर हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे कि कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होती है। और मैं आपको पूरा का पूरा एक बेसिक मैंने बताया था कि कॉस्ट में हम लोग हर वो चीज़ इंक्लूड करते हैं जो प्रोडक्ट कॉस्ट से रिलेटेड है। एक सेकेंड, ये चालू नहीं होता, अब हो जाएगा। हर वो चीज़ इंक्लूड करते हैं जो प्रोडक्ट कॉस्ट से रिलेटेड है। जैसे रॉ मटेरियल जुड़ता है, लेबर जुड़ता है, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, रॉयल्टी, R&D, जितना भी पैसा हमने प्रोडक्ट के लिए खर्च किया है, उन सबको हम हमेशा हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। लेकिन याद करो, मैंने आपको बताए थे एक्सक्लूजन्स, जहाँ पे हम उसको प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते। और वहाँ पे याद करो, मैंने एक्सक्लूजन्स में क्या क्या बताया था। सबसे पहले एक्सक्लूजन में आया था एक तो इनकम टैक्स, एक्सक्लूजन में आया था GST पेड ऑन रॉ मटेरियल। अब ये खास था, रॉ मटेरियल का GST बताओ क्यों कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है? ITC, कल ITC वाला पॉइंट पढ़ा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट? सिंपल बात है, ऐसा अमाउंट जो आपने परचेज के ऊपर दे दिया है, गवर्नमेंट उसको सेल के समय टैक्स देने में हमको यूज करने की परमिशन देती है कि आप उसे सेल के समय यूज कर सकते हैं। उसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। और अगर आपने कोई भी ITC ली है, डेफिनेटली आपको टैक्स सेट ऑफ करने में काम आएगा। तो वो GST, उसके ऊपर आपको क्रेडिट मिल जाती है, इसलिए हम उसको कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते। मैंने एग्जाम्पल लिया था, मैंने 1 लाख का आईपैड खरीदा, लेकिन 15,000 का GST मेरी जेब में वापस आ गया। तो मुझे बताओ, आईपैड मुझे 1 लाख का पड़ा कि 85,000 का पड़ा? 85,000 का पड़ा। कल हमने बहुत सारे एग्जाम्पल इसके समझे थे और GST की बात की थी। मुझे बताओ, इनकम टैक्स कॉस्ट का पार्ट क्यों नहीं बनता है? पर्सनल है। कस्टम ड्यूटी क्यों कॉस्ट का पार्ट बनती है? क्योंकि एक्चुअली इसके ऊपर कोई क्रेडिट नहीं मिलती। अगर ITC नहीं मिलती तो उसे हमें हमेशा कॉस्ट का पार्ट मानना रहता है। ये सारी बातें हम कल करके आ चुके थे। और अब आज हमें इसी में डिस्कशन आगे कहाँ करना है। एक तो बहुत बेसिक से एग्जाम्पल से मैं आपको कुछ बेसिक कैलकुलेशन सिखाना चाहता हूँ। वो करने के बाद हम लोग वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात स्टार्ट करेंगे। पर एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, आपको थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन सिखाने के लिए। मेरे को थोड़ा सा आपको बेसिक कैलकुलेशन भी सिखाना है। ठीक है, ऑनलाइन गाइस चालू करें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हम फाइनली आज का डिस्कशन चालू कर रहे हैं। स्क्रीन विजिबल है? कोई इशू हो तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। यस, श्योर, चेक कर लीजिए, कोई तकलीफ तो नहीं है? यस। तो देखिए, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखिए। रॉ मटेरियल परचेजेस 50,000 रुपीज।
इधर देखिए फटाफट, रॉ मटेरियल परचेजेस 50,000 रुपीज, जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल 5,000 रुपीज, और ब्रैकेट में लिखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल, इसकी इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है। तो रॉ मटेरियल है 50,000 का, उसके ऊपर हमने जीएसटी पे किया है 5,000 का, इसकी आईटीसी अवेलेबल है। लेबर कॉस्ट है 20,000, फैक्ट्री में होने वाले जो खर्चे हैं वो हैं 10,000 के, फैक्ट्री में होने वाले एक्सपेंसेस 10,000 है। फिर इनकम टैक्स पेड है 5,000 का, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 3,000। प्रॉफिट चाहिए सेल्स का 14%। मुझे आप इस क्वेश्चन में सेल्स कैलकुलेट करके बताइए। इतना इजी क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। रॉ मटेरियल के बाद जीएसटी, जीएसटी के बाद लेबर कॉस्ट के बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स पेड के बाद है सेलिंग एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट है 14% ऑन सेल्स। यू नीड टू कैलकुलेट सेल्स। ये आपको निकाल के देना है। नाइन फोर 620, एक आंसर आ रहा है 94620, 96,511। सेकेंड आंसर है 96,511। नाइन्टी फोर 620। चलो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। एक बार फटाफट वेरीफाई कर लेते हैं व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट से स्टार्ट करूँ तो मटेरियल कॉस्ट मेरी 50,000 है, लेकिन इसमें लगने वाला जीएसटी पे कोई कॉस्ट ऐड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जीएसटी का मुझे क्या मिल रहा है, इनपुट क्रेडिट। तो ऑफकोर्स आपको जीएसटी ऐड करने की जरूरत नहीं। तो आप मुझे बताओ आपकी मटेरियल कॉस्ट बाहर कितनी आ जाएगी? 50,000। इसके बाद हम इसमें जोड़ देंगे लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट एज इट इज आ जाएगी 20,000 की। फिर इसमें हम ऐड कर देंगे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस आ जाएंगे हमारे 10,000 के। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे इनकम टैक्स का। क्या करेंगे? क्या इनकम टैक्स हमारी कॉस्ट में ऐड होता है? नहीं होता। तो इनकम टैक्स को भी हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे भी डैश लगा देंगे। दोनों के लिए पॉइंट आखिरी में लिख देंगे कि जीएसटी और इनकम टैक्स कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। वो पॉइंट अपन नोट डाल के लिख लेंगे।
अगला आपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 3000 रुपीज़ के। इन सब का टोटल लगा के पहले बताइए हाउ मच इज योर टोटल कॉस्ट। 83,000। इस 83,000 में अगर मुझे ऐड करना है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दिया हुआ बताओ? 14% ऑन सेल्स। तो यहाँ से मुझे बताओ क्या निकल के आ जाएगी मेरी सेल्स। अब प्रॉब्लम क्या है सर, ये सेल का 14% है। अब प्रॉब्लम आ गई गाइज, ऑड फिगर्स नहीं है, ऑड फिगर्स है। 20 होता, 25 होता तो हम वो लगा लेते 1/3 इसका, 1/4 इसका, 1/4 इसका, 1/5 इसका। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ऑड फिगर है। अब आपने दो ऑप्शन चूज किए होंगे, या तो एक्स इक्वेशन बना के किया होगा, या एक इजी तरीका जो मैं भी क्लास में हमेशा फॉलो करता हूँ, आपको वही तरीका फॉलो करना चाहिए। सबसे शॉर्ट तरीका वही है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। एंड क्या है वो तरीका सर? सेल्स को 100 अज्यूम कर लो, क्योंकि सेल्स पे 14% प्रॉफिट है, तो सेल्स को अगर मैं 100 अज्यूम कर लूंगा, तो आप मुझे बताओ आपकी सेल अगर 100 है तो प्रॉफिट 14 होगा, और प्रॉफिट 14 होगा मतलब आपका बचा हुआ जो कॉस्ट है वो 86 के बराबर होगा। नहीं आया समझ में? 100 में से एवरीबडी नोज दैट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल, इट मीन सेल माइनस प्रॉफिट इज कॉस्ट। तो सेल में से प्रॉफिट हटा दिया तो क्या बचती है? कॉस्ट। तो अगर आपने सेल को 100 अज्यूम किया और आपने प्रॉफिट को 14 अज्यूम किया, तो आप मुझे बताओ आप कॉस्ट को कितना अज्यूम कर सकते हो? 86% ऑन सेल्स। मतलब आपकी कॉस्ट किसके बराबर हो गई? 86 के बराबर। अब आप एक प्रपोर्शन बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं, चूंकि 83,000 86% के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना होगा? ये आपकी सेल्स आ जाएगी 96,511। ये इसका आंसर है 96,511। और ये कैसे निकाला? आपको 84% का 86% का कॉस्ट पे प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट दे रखी सेल्स का 86%। अब ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ आप हैं वहाँ से डिवाइड कीजिए, और जहाँ आपको जाना है वहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए। अरे मुझे बताओ, ये तो इंसान भी करता है, हमारे इंसानों की फितरत होती है, जो है उसका पत्ता काटना है और किसी नए को से साथ मल्टीप्लाई होना है। तो इसको कैसे करेंगे? जहां है वहां से डिवाइड और किसी नए के साथ मल्टीप्लाई, तो आप वहां पहुंच जाओगे। तो हम जहां हैं वो 83,000 है और वो 86% के बराबर है। तो अगर ये 86 के बराबर है तो 100 के बराबर जो आएगा वो हमारी ओवरऑल सेल्स आ जाएगी। तो वो अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जहां है वहां से डिवाइड और जहां जाना है वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर एक बार में आ गया। एंड आपका आंसर आ गया है 96,511। मुझे बताओ किसी को प्रॉब्लम है ये सेल्स कैलकुलेट करने में? अब एक चीज़ इससे समझ में आ गई। सर आपने किया क्या? मैंने जिस पे परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन दिए थे उसको 100 अज्यूम कर लिया है। क्या किया है मैंने? जिस पे परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन दिए थे उसको 100 अज्यूम कर लिया। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने उसको 100 अज्यूम कर लिया तो अपने आप उससे आपका प्रॉफिट आ गया, और सेल माइनस प्रॉफिट कर लिया तो आपकी कॉस्ट आ गई। तो आप एक टैगलाइन लिखो इस आंसर के आखिरी में, ये लिख लो। इसके बाद आखिरी में एक लाइन लिखना, ये सोल्यूशन पूरा लिखना है, फटाफट लिखो थोड़ा स्पीड से। एक्चुअली हम लोग क्लास में जब सॉल्व करते हैं तब आपको साथ साथ में कॉपी में भी सॉल्व करते जाना है बेटा। तो आप फटाफट इसका सोल्यूशन नोट करो, और नोट करने के बाद आखिरी में मैं आपको एक दो चीज़ें लिखवाता हूँ।
लिख लिया। अब लास्ट में जाके एक लाइन ज़रूर लिखना कि एक तो अपने को ये लिखना है कि इनकम टैक्स एंड जीएसटी, इनकम टैक्स एंड जीएसटी विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट। एक तो नोट डाल के नीचे लिख देना, इनकम टैक्स एंड जीएसटी विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट। हम इनकम टैक्स और जीएसटी को कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। तो पहला तो नोट डाल के लिखना कि इनकम टैक्स एंड जीएसटी विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट। एक तो ये लाइन जरूर लिख देना आप, इनकम टैक्स एंड जीएसटी विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट। दूसरा, अब एक टैगलाइन आप लिखना जो कि हमें हर जगह काम आएगी। और टैगलाइन क्या है कि जिस चीज़ के ऊपर भी परसेंटेज मार्जिन दिया जाए उसे हमेशा 100 अज्यूम करते हैं हम लोग। ये एग्जाम में कोट करके नहीं आनी है, हमको रिवाइज करने में याद रहना चाहिए कि हमने 100 क्यों माना, क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन सेल पे दिया था तो हमने सेल को क्या अज्यूम कर लिया, 100। अगर परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट पे दिया होता तो हम कॉस्ट को 100 अज्यूम कर लेते। मतलब आप ये लाइन लिखो कि जिसके ऊपर भी परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन दिया जाए उसे हम हमेशा 100 अज्यूम करेंगे। उससे आपके ऑड मार्जिन वाले कैलकुलेशन हमेशा हो जाएंगे। जिस पर भी परसेंटेज मार्जिन दिया जाए उसे हम हमेशा 100 अज्यूम करेंगे। इससे आपके पता है सारे परसेंटेज वाले कैलकुलेशन हो जाते हैं। तो जिसके ऊपर भी हमें परसेंटेज मार्जिन दिया जाए उसे हम हमेशा 100 अज्यूम करेंगे। गॉट इट? चले, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉस्ट में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। कॉस्ट में हम थोड़े से बेसिक्स पे काम करेंगे गाइस। पहले हम कॉस्ट की वेराइटीज़ डिस्कस करेंगे, कॉस्ट कैसे होती है, क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, उसके बेसिक्स पे अपने को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको कॉस्ट की पहली वेराइटी के ऊपर लेके चल रहा हूँ। कॉस्ट की पहली वेराइटी होती है उसकी वेरिएबिलिटी के हिसाब से, और उसमें हम लोग कॉस्ट को 3 टुकड़ों में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स कॉस्ट, और एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं कॉस्ट को बांटना चाहूं तो मैं कॉस्ट को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर सकता हूं। द वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड वेरिएबल, सेकेंड वन इज कॉल्ड फिक्स्ड, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आपने नाम भी सुना होगा और इसके बारे में आप जानते भी होंगे कि वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स होती है, सेमी वेरिएबल होती है। पर आपको इसके बारे में क्या पता है, मुझे आपसे थोड़ा सा फीडबैक लेना है कि आप क्या जानते हो इन तीनों कॉस्ट के बारे में। आप आराम से हाथ उठा के मुझे दिखाइएगा। मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा क्लास में आराम से बोलने की। कोई ऐसे एक साथ भीड़ भड़क के भी नहीं बोलना अपने को। जल्दी बताओ फटाफट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट? एनीबडी? यस मैम। जो आउटपुट के हिसाब से चेंज होती है। बहुत बढ़िया बोला। जो प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती है वो क्या हो जाती है? वेरिएबल कॉस्ट। और कुछ? अच्छा, फिक्स कॉस्ट के बारे में कौन बताएगा? फिक्स कॉस्ट क्या होती है? क्या होती है सर? सेम रहती है, मतलब आउटपुट कितना भी हो जाए वो सेम होती है। चलो मैं ऐसे बोलता हूँ कि कोई चीज़ मैंने खरीदी 1 यूनिट तो 10 की, 2 खरीदे तो 20 की, और 3 खरीदे तो 30 की। ये कौन सी कॉस्ट हो गई? वेरिएबल। 1 खरीदूँ तो भी 100, 2 खरीदूँ तो भी 100, 3 खरीदूँ तो भी 100। फिक्स। एम आई राइट? बिल्कुल सही बात है। वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स के हिसाब से चेंज होती है और फिक्स कॉस्ट स्टैग्नेंट फिक्स होती है, चाहे यूनिट्स कितनी भी हो जाए वो हमेशा सेम रहेगी। चलो ये वाला एग्जाम्पल सुन के पहचानना कि वेदर इट इज वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। 1000 यूनिट बनाने पे मुझे 1 यूनिट की कॉस्ट आई 10 रुपए। 2000 यूनिट बनाने पे भी 1 यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए आई। कौन सी हो गई? 1000 यूनिट बनाने पे 1 यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए आई, 2000 बनाने पे भी 1 यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए आई। बताओ ये कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। वेरी गुड। 1000 यूनिट बनाने पे कॉस्ट 4 रुपए आई, 2000 बनाने पे 2 रुपए आई। वेरिएबल कॉस्ट। बहुत ही निहायत ही गलत, वाहियात आंसर। सारे आंसर्स गलत है आपके जो आखिरी वाले क्वेश्चन के मैंने दिए, दोनों गलत आंसर है। दोनों आंसर गलत है। दोनों आंसर गलत है। मैंने बोला 1000 यूनिट पे 1 यूनिट की 10 रुपए, 2000 यूनिट पे 1 यूनिट की 10 रुपए। आपने बोला फिक्स्ड, वो वेरिएबल है। और जब मैंने बोला 1000 यूनिट पे 1 यूनिट की 4 और 2000 यूनिट पे 1 यूनिट की 3, वो फिक्स्ड है। सर कैसी बात कर रहे हो सर? दोनों जगह 10-10 रुपए हुआ तो फिक्स हुआ, और दोनों जगह 4 और 3 हुआ तो वेरिएबल। क्या कर क्या रहे हो आप? एक्चुअली आप ऐसे देखोगे ना कि अच्छा जो बदल रहा है वो फिक्स, और जो बदल रहा है वो वेरिएबल, और जो नहीं बदल रहा है वो फिक्स। आप गलत हो। क्यों? क्योंकि इसका नेचर इन टोटल में अलग होता है और पर यूनिट अलग होता है।
वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का नेचर इन टोटल में अलग होता है और पर यूनिट अलग होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बड़ा बेसिक एग्जांपल है, पर मुझे लगता है ये बेस्ट एग्जांपल है बच्चों को वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का समझाने के लिए। सबसे इजी, बहुत ही आसान। आप कार चला रहे हो, कार में दो खर्चे होते हैं, एक होता है पेट्रोल और एक आपको गाड़ी का कराना पड़ता है इंश्योरेंस। दो खर्चे होते हैं मेनली गाड़ी में, एक तो पेट्रोल होता है और पेट्रोल के साथ क्या होता है, इंश्योरेंस। मुझे बताओ एक नॉर्मल सामान्य ज्ञान के हिसाब से पेट्रोल कौन सी कॉस्ट होती है, वेरिएबल, और इंश्योरेंस क्या होता है, फिक्स्ड। क्योंकि इसका कारण है हम 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे और 1 लीटर 105 रुपये पर लीटर आएगा। यही इंश्योरेंस हम पूरे साल का कराएंगे 10,000 रुपये का, गाड़ी कितनी भी चले। इसको देख के समझ में आ रहा है सर पेट्रोल वेरिएबल कॉस्ट है और इंश्योरेंस फिक्स कॉस्ट है। अब इसको अगर अपन डेटा में रख दें, डेटा क्या है सर, 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं, अगर मैं साल भर में गाड़ी सिर्फ 100 किलोमीटर चलाऊं, टेल मी कितने रुपए का पेट्रोल भराना पड़ेगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको अपन 100 किलोमीटर है ना, एक सेकेंड, हाँ चलेगा, कर सकते हैं ना, 100 किलोमीटर है। आप मुझे बताओ कितने रुपए का आपको पेट्रोल भराना पड़ेगा, कितने का। 100 किलोमीटर गाड़ी चलानी, बताओ कितने रुपए का पेट्रोल भराना पड़ेगा। 700 रुपये का, 700 रुपये का पेट्रोल आएगा। कैसे सर, इजीली निकाल सकते हैं, 105 रुपये कितने किलोमीटर के लिए, 15 के लिए, तो 100 के लिए कितना ये आ जाएगा, 700। अच्छा मुझे बताओ अगर 1000 किलोमीटर गाड़ी चलानी हुई, साल भर में 1000 चलाई तो 7000। अगर साल भर में 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो 70,000। ये मेरी पेट्रोल की टोटल कॉस्ट आ गई 700। अगर 100 चलाई तो 1000 चलाई तो 7000 और 10,000 चलाई तो 70,000। इट शोज दैट दिस कॉस्ट इज इंक्रीजिंग विद द लेवल ऑफ यूनिट्स। जब हम नंबर ऑफ किलोमीटर्स बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट अपने आप बढ़ रही है। अगर हम इंश्योरेंस की बात करें, आप मुझे बताओ अगर मैं 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूं तो टेल मी हाउ मच इज माई इंश्योरेंस, कितना रहेगा टोटल, 10,000 रहेगा। एक सेकेंड यहाँ पे एक गैप देनी है, इधर किसका देता हूँ इसको, ये रहा, 10,000 रहेगा। अच्छा अगर मैं बात करूँ रिगार्डिंग, अगर मैं 1000 चला रहा हूँ तो भी 10,000, और अगर मैं 10,000 चला रहा हूँ तो भी, तो क्या हो गया फिक्स का नेचर। सर ये कितने भी किलोमीटर गाड़ी चला लो खर्चा सेम रहेगा। ये बात सब लोगों ने सही बोली थी, लेकिन आप इसको पर किलोमीटर निकाल के देखिए। अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो 700 रुपये का पेट्रोल लगेगा 100 किलोमीटर का, मतलब 1 लीटर 1 किलोमीटर के लिए 7,000 का लगेगा 1000 के लिए, तो 1 किलोमीटर के लिए 7, और 70,000 का लगेगा 10,000 के लिए, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 7। लो साहब, जिस कॉस्ट को आप चेंज होने के नजरिए से देख के वेरिएबल बोल रहे थे, ये तो सब जगह एक जैसी दिख रही है। इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। पहले वाले में आ रहा है 10,000 में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई, मतलब 1 किलोमीटर पे इंश्योरेंस कॉस्ट 100 रुपये आएगी। 10,000 में 1000 चलाई मतलब 10, और 10,000 में 10,000 चलाई मतलब 1। अब आप ये बोल रहे हो कि सर ये फिक्स्ड है, लेकिन आप अगर आप इसको देख रहे हो तो ये तो चेंज हो रहा है। मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नामकरण किए गए ना आपको, जो जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं और फिक्स बोलते हैं, वो एक्चुअली हमेशा टोटल को देख के किए गए हैं। ये वेरिएबल होती है, ये फिक्स्ड होती है। अगर आप पर यूनिट के एंगल से जाओगे तो मैं आपको बता दूं इनका नेचर ऑपोजिट हो जाता है। मतलब जो कॉस्ट हम वेरिएबल बोलते हैं वो कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होती है, और जिसे हम फिक्स बोलते हैं वो कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल होती है। मतलब जो इनका नेचर टोटल में है पर किलोमीटर या पर यूनिट, इनका नेचर एग्जैक्ट उल्टा है। इंसानों की तरह दुनिया के सामने कुछ और अकेले में कुछ। दुनिया के सामने बहुत खुश हैं लेकिन अकेले में
पुराने ब्रेकअप से अभी भी जूझ रहे हैं, दुनिया के सामने बहुत दुखी रोते रहते हैं, लेकिन अकेले में अच्छा लगता है। ऐसे कई लोग हैं जिनको लोग नहीं पसंद है, बस हम अकेले बैठे रहे, बहुत अच्छा लगता है। लोग आते हैं तो भसड़ आती है, भसड़ आती है तो कलेश होते हैं, कलेश होते हैं तो हमारा दिमाग खराब होता है। अकेले बहुत अच्छे हैं हम। तो दुनिया के सामने दुखी, अकेले में खुशी। दुनिया के सामने खुश, अकेले में खाली दिमाग नहीं छोड़ सकते। 5 मिनट भी खाली दिमाग छोड़ दिया तो सारी पुरानी चीजें याद आ जाएगी, वो भी गड़बड़ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंसानों की फितरत की तरह वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का नेचर भी एग्जैक्ट अलग अलग तरीके से काम करता है। जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं एक्चुअली वो पर यूनिट में सेम होती है, और जिसे हम फिक्स बोलते हैं वो पर यूनिट में वेरिएबल होती है। तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का नेचर होता है। पहले इस एग्जाम्पल को लिखो, मैं आपको इसकी फिर नीचे लिखवा भी दूंगा थियरी जो मैंने आपको समझाया, पर इस एग्जाम्पल को ज़रूर आप लिख लीजिए कि ये वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट के नेचर को अच्छे से डिफाइन करता है। ये जो इधर टेबल है ये पूरा एग्जाम्पल एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट का है, और जो टेबल के इधर है वहाँ हम फिक्स कॉस्ट की बात कर रहे हैं।
लिख लिया? चलिए, अब इसको लेके नोट कीजिए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ फिक्स कॉस्ट, ताकि मैं उसका एक आध एग्जांपल आपको दे सकूं। सबसे पहले आप लिखिए नेचर क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट का। पहले वेरिएबल कॉस्ट के लिए लिखिए द कॉस्ट which varies with level of production, cost which varies with level of production, cost which varies with level of production but per unit fixed. अब फिक्स कॉस्ट के लिए लिखिए फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या होता है। क्या लिखा आपने वेरिएबल कॉस्ट के लिए? द कॉस्ट विच वेरीज विथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन बट पर यूनिट फिक्स्ड। फिक्स कॉस्ट के लिए लिखिए द कॉस्ट विच इज फिक्स्ड फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट विच इज फिक्स्ड फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, the cost which is fixed for all level of production but it is per unit variable, the cost which is fixed for all level of production but it is per unit variable। ये cost हर level of production के लिए fixed होती है पर ये per unit variable होती है। ये है fixed cost का nature। तो क्यों ना मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं ताकि आप पहचान पाओ पहले तो कौन सी कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स्ड है और मेन बात उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। सबसे पहले आपको लिखा हुआ है 10,000 यूनिट्स के लिए मेरी कॉस्ट नंबर 1 40,000 है और 13,000 यूनिट्स के लिए 52,000 है। कॉस्ट नंबर 2 मेरी 10,000 यूनिट के लिए 50,000 है और 13,000 यूनिट के लिए भी 50,000 है। आपको 18,000 यूनिट्स के लिए इन दोनों कॉस्ट को कैलकुलेट करके देना है। आपको बताना है 18,000 यूनिट पे दोनों कॉस्ट कितनी कितनी आएगी। इन दोनों कॉस्ट के नेचर को आप अगर पर यूनिट लाके देखोगे तो आप इस डेफिनेशन में फिट करोगे तो आपको पता पड़ जाएगा इसमें से कौन सा फिक्स्ड है और कौन सा वेरिएबल है। आप एक बार पहले वाले फर्स्ट वाले कॉस्ट को देखिए। ऊपर से दिख रहा है सर ये चेंज हो रहा है पर यूनिट चेक करना पड़ेगा सेम है कि नहीं है। तो आप दोनों का पर यूनिट कैलकुलेशन करके देखिए। 40,000 को डिवाइड कीजिए 10,000 से और इधर 52,000 को डिवाइड कीजिए 13,000 से। दोनों केस में सेम आ रही 4 रुपये। आप 40,000 को 10,000 क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट 4 रुपये आएगा। 52,000 52,000 को अगर आप 13,000 यूनिट से डिवाइड करोगे तो भी पर यूनिट कॉस्ट 4 रुपये आएगा। इसका मतलब ये तो हो गया कि मेरी पर यूनिट कॉस्ट 4 रुपये। इसका मतलब ये कॉस्ट कौन से नेचर की होगी? पहले बताओ कॉस्ट कौन से नेचर की होगी? वेरिएबल हुई ना। अरे जो कॉस्ट इन टोटल में चेंज हो और पर यूनिट सेम हो उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये फिक्स हुई कि वेरिएबल हुई? अब वेरिएबल का नेचर होता है कि पर यूनिट सेम रहती है। मतलब अगर मुझे 18,000 यूनिट्स से अगर मैं 4 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ मेरे को 18,000 का वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 72,000। क्योंकि ये कॉस्ट सेम रहती है मैं कितनी भी यूनिट पे इसको लेके चला जाऊं ये कॉस्ट 4 रुपये पर यूनिट सेम रहेगी। तो मैंने जो कॉस्ट पर यूनिट सेम आ रही थी 4 रुपये दोनों जगह, तो ऑफकोर्स अगर वो 10,000 पे भी वही है 13,000 पे भी वही है मतलब 18,000 पे भी 4 रुपये सेम रहेगी। 18,000 इंटू 4 रुपये कर दिया आ गया 72,000। फिक्स कॉस्ट को आप ओवरऑल में देख के समझ जाओगे कि ये फिक्स्ड है। कैसे पता कॉस्ट नंबर 2 क्यों फिक्स लग रही है? क्योंकि दोनों जगह 50-50 हज़ार ही है। मतलब कितनी भी लेवल ऑफ यूनिट पे चले जाए चेंज नहीं हो रही। मतलब 18,000 पे भी कितनी हो जाएगी? 50,000। मतलब इजीली आप एक कॉस्ट को दूसरी यूनिट पे रोल ओवर कर सकते हो। आपको बस ये पहचानना पड़ेगा इसमें कौन सा वेरिएबल और कौन सा फिक्स्ड है। वेरिएबल को पर यूनिट निकाल के रोल ओवर कीजिए और फिक्स को एज इट उठा के रोल ओवर कर लीजिए। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होती और फिक्स कॉस्ट ओवरऑल में चेंज नहीं होती, तो हम वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट निकाल के नई यूनिट पे लाएंगे और फिक्स कॉस्ट को ओवरऑल उठा के एज इट इज नई यूनिट पे ले आएंगे। तो पहले बताओ अगर वेरिएबल फिक्स कॉस्ट आ जाए तो पहले बात आप बताओ पहचान पाओगे कि नहीं पहचान पाओगे? एक बार प्लीज रिपीट करेंगे। कैसे पता पड़ेगा कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है? जल्दी बताएं प्लीज रिपीट करें।
जो कॉस्ट इन टोटल में चेंज पर यूनिट सेम। फिक्स कॉस्ट का बताइए, जो कॉस्ट इन टोटल में सेम पर यूनिट चेंज। तो पहली वाली थी वेरिएबल, दूसरी वाली है फिक्स्ड। क्लियर? अब लिखो आप अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया हमारा वेरिएबल फिक्स कॉस्ट का। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 दिखाता हूं। 10,000 यूनिट्स के लिए मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 10,000 यूनिट्स के लिए मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 90,000 है। For 14,000 यूनिट्स के लिए मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट 1,06,000 है। आपको 19,250 यूनिट्स के लिए बताना है ये कॉस्ट कितनी हो। आराम से सोच समझ के जवाब देना कि 10,000 के लिए 90 है, 14,000 के लिए 1,06,000 है, और 19,250 के लिए 19,250 के लिए आपको निकाल के देनी है। अब सवाल आता है कि कौन सी कॉस्ट आएगी, कहाँ कहाँ क्या क्या आएगा। बताओ 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 बताओ, कितना आ रहा है? सर एक प्रॉब्लम आ गई, हमने इसको पर यूनिट चेक किया, वहाँ भी अलग है और टोटल में भी अलग है। ये है बिन पेंदे का लोटा। ये बिन पेंदे का लोटा क्यों हो गया? क्योंकि ना ये पर यूनिट क्राइटेरिया में सेम आ पा रहा है, ना ये टोटल क्राइटेरिया में सेम आ पा रहा है। मतलब नाम इसको वेरिएबल बोल सकते हैं, नाम इसको, दिस इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा है, ये एग्जाम्पल कौन से कॉस्ट के नेचर को दर्शाता है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट के नेचर को दर्शाता है। और अगर अपन यहाँ पे सबसे पहले देखें तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या होता है? बेसिकली दिस कॉस्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ये बेटा कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और फिक्स के नेचर का, एंड दैट इज वाई ये ना पर यूनिट सेम हो पाती है, ना ही ये टोटल में सेम हो पाती है। नीदर इट इज फिक्स पर यूनिट नॉर इन टोटल। तो ये कॉस्ट दोनों के नेचर का एक साथ कॉम्बिनेशन होने के कारण कोई एक साइड झुकाव नहीं है इसका। ना इसको हम वेरिएबल बना सकते हैं, ना इसको हम फिक्स मान सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों शूट जुड़ी हुई है। अब प्रॉब्लम क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है जबकि फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम होती है। सर अब दोनों कॉस्ट को रोल ओवर कैसे करके यहां लेके आए? ये कॉस्ट बोलती है मैं पर यूनिट सेम नहीं हूं, ये बोलती मैं भी पर यूनिट सेम नहीं हूं, तो हम पर यूनिट सेम लेके नहीं आ सकते। ये बोलती मैं टोटल में भी सेम नहीं हूं, इसलिए मैं यहां पे नहीं रख सकता। तो मैं उठा के रखूं किसको? ये कुछ ऐसा हो गया कि ऑलरेडी जोड़ी बनी हुई है, जबकि हमें नई जगह जाके जोड़ी बनानी है। बताओ क्या करोगे तुम्हारे दोस्त के लिए तुम? अगर तुम्हारे होने वाली भाभी किसी और के साथ जोड़ी बना के बैठी हुई है और तुम्हारा दोस्त 19,250 क्वांटिटी है जिसको वापस जाके नई जोड़ी बनानी है, तो पहले बताओ तुम बनी बनाई जोड़ी का क्या करोगे? अलग करेंगे। देखो ये लो कलेशी, ये एक कलेशी है ना, अलग करेंगे सर, बहुत मजा आता है जोड़ी तोड़ने में। सबसे पहले जो है उनको अलग करेंगे, जब को इनको अलग नहीं करेंगे तब तक इनको नई जगह जाके जोड़ ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली सही बोला, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को अगर आपको नई कॉस्ट में कैलकुलेट करना है तो पहले आपको इसकी जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा। हमें सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग करना पड़ेगा, और जब तक उसको आप अलग अलग नहीं करोगे तब तक आप उसको नई जगह कैलकुलेट भी नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको वही सिखा रहा हूं कैसे करते हैं। हेडिंग है सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अलग कैसे करें सर? कलेश कैसे कराएं? झगड़े कैसे कराएं?
गलत फहमी कैसे पैदा कराएं, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे कराएं, जोड़ी को कैसे तोड़वाएं, हम देखते हैं सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे अलग करें। मन करता है ऐसे कुछ को देख के कि यार इनकी तोड़वा दो यार, मजा नहीं आ रहा है यार जीवन में, है ना? ऐसे होते होंगे कुछ लोग, यार इनका मजा नहीं आ रहा है, इनको तोड़वाओ यार। हाँ, है बहुत होते हैं ऐसे, बोलेंगे नहीं पर अंदर ही अंदर बहुत है कि यार इसका ये नहीं जम रहा यार, ये नहीं है, इसको हटाओ यार। चलो बहुत बढ़िया। तो अब सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे करेंगे, मैं आपको बता दूं, एक बहुत सिंपल तरीका है। किसी भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट को तोड़ने का एक फॉर्मूला है, और बहुत ईजी फॉर्मूला है। मतलब अपने को इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर वेरिएबल पता करना है कि कितना शामिल है, तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला बहुत ईजी है। चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, या डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स। देखो कैसे आएगा, यहां से यहां पहुंचे तो कॉस्ट यहां से यहां आ गई, तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, जैसे यहां पे 16,000 की कॉस्ट में इंक्रीज आया है, 4,000 क्वांटिटी ज्यादा बनाने के कारण, मतलब 4 रुपए मेरी एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है। कैसे बताया 4 रुपए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है, आप मुझे बताओ। वेरिएबल तो हर यूनिट पे लगती है ना, तो अगर आपने 4,000 यूनिट बनाने के कारण 16,000 से कॉस्ट बढ़ा दी, मतलब हर एक यूनिट के लिए आपको 4 रुपए लग रही होगी, और ये हर जगह सेम ही लगती है, तो इसलिए 4 रुपए पर यूनिट आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो ध्यान रखना, जब भी आपको सेमी वेरिएबल दिया जाए, उसमें वेरिएबल तोड़ने के लिए सबसे पहले आप ये फॉर्मूला पुटअप कर देना। अगेन बता रहा हूं, क्या है फॉर्मूला? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स, और उससे आपका आ जाएगा सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट। जैसे इस एग्जांपल के अंदर हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ गया है 4 रुपए। अब मैं आपको एक और काम करना पड़ेगा, एक को अलग करने से क्या होगा, दोनों को अलग करना पड़ेगा ना। तो अभी तक अपन ने सिर्फ वेरिएबल को बढ़ाया और अलग कर दिया, अब उसको अकेले लिया है, 4 रुपए पर यूनिट कर दिया। अपने को किसको निकालना है? फिक्स को। तो सर बहुत ईजी है, फिक्स कॉस्ट निकालने का तरीका यह है, टोटल लो और उसमें से वेरिएबल माइनस कर दो, अपने आप क्या बच जाएगी? फिक्स्ड। अब टोटल कैसे लेंगे सर? ऊपर देख लीजिए, किसी भी एक यूनिट के लिए एट 10,000 यूनिट्स कर लेते हैं। 10,000 यूनिट के लिए आप मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है? 90,000। इसमें वेरिएबल कितना शामिल है सर? 10,000 क्वांटिटी पे एक यूनिट का वेरिएबल कितना है? 4 रुपए, मतलब इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना शामिल हो गया? 40,000। तो आप मुझे बताओ कितना बच गया? फिक्स्ड। सर 10,000 के लिए क्यों लें? आप चाहो तो 14,000 में भी चेक करना, यही आंसर आएगा, मैं चेक करके बताता हूँ। सर हम 10,000 के लिए क्यों लें? हम 14 के लिए भी चेक करना चाहते हैं, तो आपकी चॉइस है, और दोनों में से कोई भी एक कर लेना। हम 14,000 के लिए भी चेक कर लेते हैं। 14,000 क्वांटिटी पे आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है 1,06,000। इसमें से 14,000 इंटू 4 रुपीज़ के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट अलग कर दोगे तो भी आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 50,000। दोनों जगह सेम आनी चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन ही गलत है, या आप फिक्स कॉस्ट मान ही नहीं सकते अगर दोनों जगह बदल जाए। किसी भी यूनिट पे लो, फिक्स कॉस्ट सेम आनी चाहिए। तो 10,000 पे निकाली तो भी 50,000, और 14,000 पे निकाली तो भी 50,000। अब मुझे पता चल गया सर, क्या पता चल गया? कि मेरी एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए है और फिक्स कॉस्ट 50,000 है। अब मुझे बताओ इसको कितने पे लेके आना है? मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है कितनी क्वांटिटी के लिए? 19,250 के लिए। बताओ टोटल कॉस्ट निकालनी है, मतलब अब वापस जोड़ी बनानी है। जोड़ी बनानी है मतलब इसमें क्या क्या जोड़ना है? वेरिएबल भी, और चलो वेरिएबल कितना जुड़ेगा? 19,250 इंटू 4 रुपए, 77,000। और फिक्स कॉस्ट कितना? 50,000 पूरा का पूरा आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 1 लाख। ऐसे हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। वापस बता रहा हूँ, सेमी वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन को शुरू कहाँ से करना है? पता करो कि सेमी वेरिएबल है कि नहीं है। पता कर लिया तो इसकी वेरिएबल और फिक्स को संधि विच्छेद कर लो।
संधि विच्छेद करने के बाद जिस नई यूनिट के लिए कैलकुलेट करने का बोला है वहां जाके वापस उसको ऐड कर दो। तो ये 3 स्टेप में आप किसी भी एक कॉस्ट से किसी दूसरी कॉस्ट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कंपैरिजन करके। सेमी वेरिएबल दिया तो उनको फिर 2 यूनिट का कॉस्ट देना पड़ेगा, तो अपन तीसरे का निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें कंपैरिजन करके सेमी वेरिएबल निकालना है ना। कंपैरिजन क्या किया? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। तो ये स्टेप पूरी की पूरी फॉलो करनी है। फटाफट लिख लो, क्योंकि मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा वापस सेमी वेरिएबल निकालने के लिए। चेक करते हैं आपको आया कि नहीं आया। पहले इसको नोट कीजिए, फिर अपन चेक करते हैं आपको आया कि नहीं आया। मैं उसका एक एग्जांपल आपको देता हूं जो आप अभी करेंगे। जल्दी इसको फटाफट नोट करिए। लिख लिया? सब लोगों ने नोट कर लिया? पूरा नीचे तक पूरा नोट हो गया? लिखो अगला एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम क्वेश्चन देता हूं। सर कैसी बात कर रहे हो? यस, मैं आपको एक एग्जाम का क्वेश्चन स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लेता हूं और वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मुझे क्वेश्चन याद है, नवंबर 2019 का क्वेश्चन 1C। उस क्वेश्चन में यही सेमी वेरिएबल कॉस्ट का पूरा कैलकुलेशन करना है। तो मैं आपको नवंबर 2019 का ICAI का पेपर डाउनलोड करता हूं और ICAI नवंबर 2019 का पेपर डाउनलोड करते हैं। नया वाला आ गया, पुराना वाला डाउनलोड करते हैं। ICAI क्वेश्चन पेपर इसमें मिल जाएगा। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनल का आ गया। पुराने पेपर्स का लिंक यहीं रहता है, वैसे तो यहीं दिख जाता है ऊपर ही ऊपर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर। चलो इसकी वो थर्ड पार्टी वेबसाइट से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर सा सब्जेक्ट का पुराने दिए, ये रहा FM स्कीम क्वेश्चन पेपर। देखते हैं ये, हाँ निकाल दे, ये रहा, यही पेपर है। नवंबर 2019 का पेपर है और 6/11/2019 को ICAI का पेपर है, CA इंटर का कॉस्ट का। इसका क्वेश्चन नंबर 1D दिस इज द क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ गाइस, और स्क्रीनशॉट लेके ये क्वेश्चन में मैं आपकी इस ई नोट्स में डाल रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन, ये ई नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? मेरे को 2-3 दिन दीजिएगा, एक बार हम सब बच्चे एक साथ इकट्ठे हो जाएं, पुराने बच्चे, सब बच्चों की मैं क्लास कल परसों में पूरी एक कर दूंगा। फिर मैं आपको एक पूरा कंपाइल्ड ड्राइव दे दूंगा। इसके अंदर बहुत सारा डेटा मैं आपको देने वाला हूँ, लाइन से इतनी सारी चीज़ें दूंगा कि आप थक जाओगे कि सर इतने क्वेश्चंस करने के अपने को, इतनी चीज़ें अपने पास मिलेगी। तो वहाँ पे मैं पूरा का पूरा अपना ई नोट्स भी अपडेट करता जाऊँगा। अभी इस क्वेश्चन में अपने आप कॉपी में लिखो, आप सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूँ, नवंबर 2019 एग्जाम क्वेश्चन 1D, ये हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। और इसका थर्ड पार्ट अभी अपन नहीं कर रहे हैं, 2 पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड बहुत ईजी है, बस ये जो मैंने कट कर दिया इसको भूल जाओ। ये क्वेश्चन अब मुझे सॉल्व करके बताओ अभी क्लास में। सर कितने नंबर में एग्जाम में आया था? 5 मार्क्स। कैसी बात कर रहे हो सर, मान ही नहीं सकते। मैंने आपको पेपर में से स्क्रीनशॉट इसीलिए करवाया, मैं चाहता था उसका प्रिंट करके आपको दिखाया था ये क्वेश्चन है, तो मैं जानबूझ के पेपर डाउनलोड करके तभी दिखाया, तो आदमी को थोड़ा
लगता है हाँ यार सच्चाई है, पेपर में से निकाल के दिया है सर ने क्वेश्चन। पेपर का क्वेश्चन है नवंबर 2019, क्वेश्चन 1D। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, डेटा को कॉपी में लिखो और मुझे इसमें जो नीचे मांगा है उसको निकाल के दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। कितना आ रहा है? 25 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट। आई थिंक इट इज रॉन्ग आंसर। देखो मैं जो क्वेश्चन का डेटा है ना उसको एक बार लिखता हूं नीचे। उन्होंने बोला 4000 यूनिट्स पे आपका पर यूनिट कॉस्ट 3.75 आ रहा है और 5000 यूनिट्स पे आपकी पर यूनिट कॉस्ट 3.50। पहले पहले आप मुझे बताओ यहां से इनका टोटल कितना कितना आ रहा है? 15,000 और 17,500। एक चीज नोटिस करी आपने, ना ये टोटल में सेम है ना ये पर यूनिट सेम है। मतलब ये चीज क्लियर होगी कि कौन सी क्वेश्चन कौन सी कॉस्ट हो गई सेमी वेरिएबल। अब वो बोल रहे हैं इसमें से वेरिएबल फिक्स कॉस्ट को अलग अलग करके बताओ। तो बताओ आप सबसे पहले क्या फॉर्मूला पुटअप करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को निकालने का? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। 0.5 पर यूनिट आ गई मेरी वेरिएबल कॉस्ट। अगर मुझे इसमें से फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करना है, फिक्स कैसे फाइंड आउट करूंगा? टोटल 15,000 ले लेते हैं पहले वाले का, 4,000 इंटू 2.5 कर लेते हैं, 10,000 कितना आ गया? ये मेरी फिक्स कॉस्ट भी आ गई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल में से हटा दी तो अपने आप आपकी फिक्स कॉस्ट बच गई। तो ये आंसर भी आपका निकल के आ गया है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो हो गया एक क्वेश्चन। अब कल अपन मिलेंगे एक आध वेरिएबल सेमी वेरिएबल का क्वेश्चन करने के बाद। हमें और वेराइटी समझनी, जैसे मैंने एक कॉस्ट की वेराइटी बताई, वेरिएबल सेमी वेरिएबल। फिर हम अगला बाइफर्केशन करेंगे नॉर्मल एबनॉर्मल क्या होता है। फिर हम बाइफर्केशन करेंगे मटेरियल लेबर ओवरहेड्स क्या होते हैं। और उसके साथ हमारा फिर पहला चैप्टर चालू होगा कॉस्ट शीट। ठीक है, तो हम पहले एक बार बेसिक्स पढ़ लें, उसके बाद हम किसी भी एक चैप्टर से हमारी कॉस्टिंग की सब्जेक्ट को स्टार्ट कर पाएंगे। तो कल मिलते हैं गाइस। आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं। एंजॉय, गुड डे, बाय बाय गाइस, थैंक यू।